हम लोगों ने फ्लो ऑफ लिक्विड ये फिनिश कर लिया था, और इसमें अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विस्कोसिटी। ये हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं विस्कोसिटी है क्या, इसका मतलब क्या है। क्या पहले समझ में आ गया तुमको क्या? जैसे आप यहाँ पर सोचो कि एक यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन है, थोड़ा सा ये चौड़ा है, मतलब विड्थ उसकी जो है वो दिखा दिया ऐसे है। तो ये वाला पार्ट भी हमने यहाँ पर दिखा दिया है, तो ये ऐसे दिखाया गया। अब यहाँ पर सोचो कि अगर हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया, वाटर अगर डाल दिया जाए पानी, तो अगर हम स्लोप के ऊपर ऐसे पानी डालेंगे तो ये नीचे से ऊपर की तरफ बहना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, तो ऊपर से नीचे जाएगा, तुम्हारा कोई भरोसा थोड़े कैसे बहा। तो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और तुरंत ये मतलब जैसे आप डालेंगे तुरंत ही फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुछ और होता है, बस जस्ट जैसे आपने डाला तुरंत वो फ्लो ही करने लगता है। लेकिन अगर यहीं पर आप यहाँ पर कुछ और दूसरे टाइप का लिक्विड ले लो, जैसे मान लिया हनी ले लिया, हाय हनी वाला हनी नहीं, असली हनी हनी मतलब शहद। ठीक है, तो अगर आपने हनी ले लिया यहां पर, तो उसमें क्या यहां पर होगा, अगर हम जैसे वाटर डाला था तो जितनी स्पीड से वाटर फ्लो किया था, क्या उतनी स्पीड से ये हनी फ्लो कर सकता है यहां पर? नहीं, ये यहां पर बहुत आराम से लुढ़कते लुढ़कते धीरे 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 जाएगा। तो इसका मतलब है तो दोनों ही लिक्विड, दोनों ही लिक्विड हैं, लेकिन दोनों लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो अगर दोनों लिक्विड को हम देखें तो एक तो बहुत इजीली फ्लो करता चला जा रहा है, और एक बहुत धीमे धीमे फ्लो करता आ रहा है। मतलब ये जो स्लो फ्लो कर रहा है, धीमे धीमे जो फ्लो कर रहा है, इसमें कोई ना कोई ऐसा है, इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको रोक रही है। मतलब ये ऐसा लग रहा है इसको कोई रोक रहा है, लेकिन ये धीरे 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 फ्लो कर रहा है यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पर समझ में आया कि है दोनों लिक्विड, लेकिन लिक्विड की ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको अपोज कर रही है, मतलब उसके अंदर कुछ अपोजिंग फोर्स लग रहा है, और इसकी वजह से वो धीमे धीमे नीचे की तरफ यहाँ पर फ्लो कर रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एक रेजिस्टिव फोर्स वो फील कर रहा है, जनरेट हो रहा है उसके अंदर, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल देते हैं, विस्कोसिटी। तो मेन विस्कोसिटी यही है, लेकिन अब इसको हम प्रॉपर वे में समझेंगे कि एक्चुअल में इसका रीजन क्या है, कैसे ये जनरेट हो रही है। ठीक है, तो आप देखो यहां पर पहले हम लोग इसी पॉइंट को पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर्स इज नोन एज विस्कोसिटी और फ्लूइड फ्रिक्शन। और ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो यहां पर देखो अगेन, जैसे जो विस्कस फोर्स है ये भी एक तरह का फ्रिक्शन ही तो है, इसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोला गया। तो अगर ये एक फ्रिक्शनल फोर्स ही है, तो जैसे हम लोगों ने फ्रिक्शन में पढ़ा था कि वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, वैसे यहां पर भी देखो जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसमें भी क्या लिखा गया, अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो ये पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे नोट में। और यहां पर क्या है, अगेन वही लिखा गया, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर्स। ठीक है, अभी इसका मतलब हम लोग समझेंगे, इज नोन एज विस्कोसिटी और फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसा अभी यहां पीछे समझाया गया वही चीज यहां पर लिख दी गई। विस्कोसिटी इज ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। जैसे आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे इसका जो रीजन है वो क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज which are effective when the different layers of the liquid are moving with different velocities। अब ये different velocity का क्या मतलब है, उसने कहा कि है तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से, लेकिन ये तब इफेक्टिव होगा जब अलग अलग लेयर्स अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो अब जरा फिर से हम लोग इसी बात को समझते हैं यहां पर, कि जैसे अगर हम कोई भी लिक्विड की बात करते हैं, जैसे मान लिया एक पाइप है, तो पाइप के अंदर अगर कोई लिक्विड फ्लो करता है, वाटर या कोई भी लिक्विड, तो वहां पर क्या होता है, जो बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है, ठीक है, बिल्कुल मतलब पूरे पाइप का जो सेंटर होगा, तो सेंटर में स्पीड तेज रहती है, मतलब सबसे तेज फ्लो रहेगा, वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर आप साइड की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी थोड़ा थोड़ा कम होती जाती, साइड में बहुत ही कम रहेगी, ज्यादा रहेगी यहां पर कम, और यहां पर और कम, ऐसे यहां पर कंडीशन रहती है। ठीक है, अगर हम पाइप की बात करें, ऐसे ही अगर हम यहां पर, जैसे आपने
नदी या नहर वगैरह देखी होगी, तो उसमें आप देखो कि जो वाटर होता है, ऐसे ये मान लिया नदी या नहर है कुछ, तो इसमें जो वाटर होता है वो बीच में जो धारा होती है वो बहुत तेज होती है। जैसे आप कहीं बैठे हैं, आप ऑब्जर्व करो तो जो बीच में होगा पानी वो बहुत तेज फ्लो कर रहा होगा, लेकिन जो जैसे जैसे आप किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे जो फ्लो होता है वो धीमा हो जाता है। किनारे पर जैसे जैसे पहुंचते हैं फ्लो धीमा हो जाता है। मतलब हम बात कर रहे हैं चौड़ाई की, ठीक है, ये गहराई की बात नहीं करें। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ऐसे नदी बह रही या नहर बह रही, तो आप वहां पर सामने खड़े होकर ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे बीच में जो वाटर होगा उसका स्पीड बहुत ज्यादा होगा। ऐसे ही जब हम गहराई में जाते हैं, मतलब हमने अभी तो बात की चौड़ाई की, अब हम गहराई की बात करें, मतलब अंदर अगर हम चले जाएं पानी के, तो अगर हम डेप्थ में जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो क्या होता है, इसमें भी वही होता है कि जो ऊपर की लेयर है, मतलब अब हम अंदर की गहराई, जैसे हमारे लिए पानी ऐसे बह रहा है और हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो अगर ऊपर की लेयर को आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। उसके जैसे अंदर जाएंगे तो दूसरी लेयर की बात करेंगे, वेलोसिटी उसकी कम होगी। अगर और अंदर जाएंगे वेलोसिटी और कम हो जाएगी। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वेलोसिटी कम हो जाएगी, एकदम लास्ट में देखेंगे तो वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली जीरो। मतलब जो ये नीचे की सतह होगी, सरफेस होगी, उसके कांटेक्ट में जो वाटर होगा वो बहुत धीमा फ्लो करेगा, या आप कहते हैं एकदम जीरो वेलोसिटी से फ्लो करेगा। लेकिन सबसे ऊपर वाली लेयर बहुत तेज फ्लो करते हुए दिखेगी। तो ये ऐसे लेयर्स के फॉर्म में हम लिक्विड को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी लेयर्स, तो ऊपर की लेयर, फिर उसके नीचे की लेयर, फिर उसके नीचे की लेयर, ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पर है तो पूरे में वाटर ही, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं ऊपर की सतह, फिर उसके नीचे की सतह, फिर उसके नीचे की सतह जो है, तो ऐसे। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि जो भी ये लेयर्स हैं तो इसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल्स जो ऊपर की लेयर के और नीचे की लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये वाली लेयर है धीमे चल रही है और ये वाली लेयर तेज चल रही, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे और जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो इंटरेक्ट करेंगे। तो ये चूंकि धीमे चल रहा है तो ये सोचेगा ये भी हमारे साथ चले, ठीक है। तो इसके मॉलिक्यूल ऊपर वाली लेयर को पीछे की तरफ खींचेंगे। ये गैप दिखाया गया, लेकिन जस्ट एडजेसेंट लेयर्स होंगी ना सब एक दूसरे से टच में, वो तो दूर दूर ऐसे दिखा दिया गया आपको समझाने के लिए। तो इसके मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेंगे, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। ये जो ऊपर की लेयर है ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन इसके मॉलिक्यूल इसे पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। अब हो क्या रहा है कि अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो हमें क्या दिख रहा है कि जैसे हम इसकी बात करें तो इसके मॉलिक्यूल्स इस वाली लेयर को पीछे की तरफ खींचेंगे, इसके मॉलिक्यूल्स इसकी लेयर को पीछे की तरफ, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स को पीछे की तरफ खींचेंगे, और इस वाली लेयर के मॉलिक्यूल इसके ऊपर वाली लेयर को पीछे की तरफ खींचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी लेयर की अगर हम बात करें तो उसे एक बैक डायरेक्शन में, मतलब इसका मोशन हो रहा है आगे की तरफ, इसके रेस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे इसके रेस्पेक्ट में ये आगे जा रही है, यानी कि रिलेटिव मोशन उसका आगे हो रहा है, और उसके अगेंस्ट ये लेयर एक फोर्स फील कर रही है, और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स। तो समझ में आ गया ना कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ऐसा होता है। अगर सभी लेयर बराबर एक ही स्पीड से चल रही होती तो ये प्रॉपर्टी नहीं आती, ये पॉइंट नहीं आता, क्योंकि ये भी चल रहा है उतनी स्पीड से, ये भी चल रहा है, तो यहां पर कोई, यहां पर अपोजिंग फोर्स जनरेट ही नहीं होता। लेकिन ये धीमे है और ये तेज है, तो ये इसे पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये फोर्स जनरेट हो जा रहा है, और यही अपोजिंग फोर्स कहलाता है विस्कस फोर्स, ठीक है। वही लिखा गया था यहां पर, विस्कोसिटी इज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हिच are effective when the different layers of the liquid are moving with different velocities, ठीक है। वही यहां पर दिखा दिया गया, नीचे एकदम जीरो वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल प्लेन, आप देखो यहां पर एरो बना हुआ इतना, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, तो ऊपर लिखा गया है मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। अब यहां पर देखो कि जो ये हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पर क्या है, तो पहले हम देखें कि जब यहाँ पर ये ऐसा रिलेटिव मोशन होता है और ये एक विस्कस फोर्स यहाँ पर जनरेट होता है, जो F विस्कस फोर्स जो जनरेट हो रहा है F, तो ये F किसके प्रोपोर्शनल होता है, मतलब किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो वही यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। ड्यू टू विस्कोसिटी द फोर्स बिटवीन द लेयर्स अपोजिंग द रिलेटिव मोशन इज नोन एज विस्कस फोर्स F अकॉर्डिंग टू न्यूटन। फिर से आ गया न्यूटन, बहुत मेहनती थे भाई हर जगह पर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन इन्होंने बताया कि जो ये विस्कस फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए के।
और ए क्या है, एरिया ऑफ लेयर्स इन कांटेक्ट, मतलब जो लेयर्स कांटेक्ट में है उनके बीच का जो कांटेक्ट एरिया है उसके ये प्रोपोर्शनल होगा। अब याद करो जो सॉलिड्स में हमने फ्रिक्शन पढ़ा था, क्या वो एरिया पर डिपेंड करता है? नहीं, वहां लिखवाया गया था कि वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब दोनों तरह की चीजें आएंगी, लिक्विड भी और गैस भी, उसमें जो फ्रिक्शन रहेगा वो इस एरिया पर डिपेंड करेगा। साथ में F है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv डिवाइडेड बाई dx। अब ये dv बाई dx क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब यहां पर ग्रेडियंट टर्म आएगा कहीं पर भी, तो ग्रेडियंट हमने आपको पढ़ाया था कहां पर, जब ग्राफ वगैरह पढ़ा रहे थे, ग्राफ कैलकुलस वगैरह पढ़ा थे, वहां पर हमने इस टर्म का यूज किया था। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है वेरिएशन विद डिस्टेंस। जैसे अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो इसका मतलब वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। अगर यहां पर लिख दिया जाए टेम्परेचर ग्रेडियंट, जो कि हम हीट में पढ़ेंगे, तो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस, तो उसको हम dt बाई dx कह सकते हैं। x की जगह पर आप x y z r कुछ भी लिख सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा आप सिंबल क्या यूज कर रहे हैं, लेकिन रहेगा नीचे डिस्टेंस ही। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टेट, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक टर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस, तो उसे हम कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर ग्रेडियंट टर्म आता है तो उसका मतलब जो उससे पहले टर्म लिखा गया है उसका वेरिएशन विद डिस्टेंस। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस, इसीलिए उसको रिप्रेजेंट किया गया है dv बाई dx से। अभी dv बाई dx है क्या, जैसे अभी हमने आपको यहां पर क्या समझाया था कि नीचे की जो लेयर होगी, जितने नीचे जाएंगे उसकी स्पीड कम होगी और ऊपर की लेयर की स्पीड ज्यादा होगी। तो अगर हम यहां पर बात करें, जैसे सपोज कर लिया हम यहां पर हैं, x डिस्टेंस पर है यहां से, तो x डिस्टेंस पर है तो इसकी वेलोसिटी सपोज कर लिया v के बराबर है। कितनी वेलोसिटी है, v। तो अगर हम यहां से थोड़ा ऊपर चले जाएं, मतलब थोड़ा सा ऊपर बढ़े, x प्लस डी एक्स, हमने क्या कहा था कि ये दिखा दिया गया लेकिन ये है बहुत क्लोज, क्योंकि dx की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी ना। तो अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी ना, तो dx डिस्टेंस ऊपर बढ़ने पर जो वेलोसिटी हो जा रही है वो v प्लस dv हो जा रही है। सपोज कर लिया थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया वेलोसिटी में, तो इसका मतलब x से dx गए तो वेलोसिटी v से dv हो गई। तो dx डिस्टेंस बढ़ने पर dv चेंज आया, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस क्या है, dv बाई dx, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आपसे इसकी डायमेंशन भी निकलवाई जा सकती है, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो निकाल लो, ऊपर वेलोसिटी की नीचे डिस्टेंस की, lt माइनस वन अपॉन l, क्या बचेगा, t माइनस वन, यानी कि जैसे फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है वैसे ही वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन। तो यहां पर ये दोनों बातें लिख दी गई, वही डायग्राम देखो यहां पर दिखा दिया गया, x डिस्टेंस पर v और x प्लस dx पर v प्लस dv, v प्लस dv। तो dv बाई dx यहां पर हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, यहां पर देखो दोनों को कंबाइन किया गया, तो जब दोनों को कंबाइन किया गया तो f प्रोपोर्शनल टू a dv बाई dx, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आप देखो वहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है, और उसी कांस्टेंट को जैसे यहां लिखा गया प्रोपोर्शनलिटी हटाकर, तो यहां पर आ गया ईटा, लेकिन साथ में एक माइनस साइन भी लगा दिया गया। तो ईटा को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसके अपोजिट ये फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, जो कि कॉन्सेप्ट में बताया गया, वही यहां पर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखो, where eta is a constant and is called coefficient of viscosity of the liquid। और साथ में यहां पर क्या लिखा गया, the negative sign shows that the direction of f opposite to the direction of velocity। देखो यहां पर लिख दिया गया, लेकिन पीछे हमने बता दिया था आपको कि डायरेक्शन ऑफ, जो पीछे अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव मोशन के अपोजिट। ठीक है, तो यहां पर अगर आप चाहें तो इसको करेक्ट कर लो, ठीक है, कि अगर आप वरना कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन हो जाए, तो यहां पर हम सही करा दे रहे हैं। ठीक, इसको द नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ एफ इज अपोजिट टू द, अपोजिट टू द जैसे लिखा गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो हम लोग ये हटा देंगे, अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लो, अपोजिट टू द यहां लिख लेंगे रिलेटिव, सही कर लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड या फ्लूइड। तो सब कहीं एक ही जैसा हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, द नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ एफ इज अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड।
ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, जैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर देखें क्या होगा। तो डायमेंशंस के लिए हमने आपको क्या बताया था कि डायमेंशन अगर आपको निकालनी है तो जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी डायमेंशन को याद करने की चीज तो है नहीं। तो डायमेंशन हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो देखो कैसे निकाला गया कि आपको फॉर्मूला पता है जो एफ का, तो उसी से ईटा इज इक्वल टू लिख दिया गया। माइनस साइन हमने हटा दिया क्योंकि माइनस का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो ईटा इज इक्वल टू एफ अपान ए डीवी बाई डी एक्स, वही ऊपर वाले फॉर्मूले से लिख लिया। फोर्स की डायमेंशन हमें पता है एम एल टी माइनस टू, जो ए है उसकी डायमेंशन हमें पता है एरिया की एल स्क्वायर, और डीवी बाई डी एक्स देखो क्या है टी माइनस वन, अभी हमने डिस्कस किया था ना डीवी बाई डी एक्स, तो एल टी माइनस वन अपान एल, तो टी माइनस वन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसे ऊपर ले जाएंगे, m रहेगा, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस टू प्लस वन यानी कि माइनस वन, और इसे ऊपर ले जाएंगे माइनस टू प्लस वन यानी कि माइनस वन, तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये हो जाएगी डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा, तो रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हुआ, थर्मल कंडक्टिविटी हुआ, ऐसे जो डायमेंशंस है वो पूछी जा सकती है और पहले भी पूछी गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर यूनिट ऑफ ईटा हम लोग देखते हैं क्या है। तो यूनिट ऑफ ईटा अगेन वही जो डायमेंशन के लिए हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा वही यहाँ लिख दिया, तो एफ का न्यूटन हो जाएगा, एफ का न्यूटन हो जाएगा, ए का मीटर स्क्वायर, और डीवी बाई डी एक्स वही टी टू द माइनस वन यानी कि सेकेंड टू द पावर माइनस वन, ये ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वही प्रेशर की यूनिट ना, पास्कल, और ये हो जाएगा सेकेंड, तो पास्कल सेकेंड, यही यहाँ पर यूनिट होती है ईटा की, जो एसआई यूनिट होती है ईटा की वो होती है पास्कल सेकेंड, विच इज आल्सो कॉल्ड पोजाई। ये यहाँ पर एल लिखा हुआ है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जाता है, ये अंग्रेजों की अलग ही करामात है, लिख लेंगे पढ़ेंगे नहीं, ये कौन सी बात होती है, अपना लोगों का अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर तो ये इसको पोजाई पढ़ा जाता है, एल यहाँ पर साइलेंट रहता है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसे शॉर्ट फॉर्म भी दिया जा सकता है क्या है। और सीजीएस यूनिट जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पर, जैसे पेपर अगर आप एनालाइज करो तो अभी सीजीएस यूनिट ज्यादा नहीं दी जा रही, ठीक है, लेकिन फिर भी दो मेन सिस्टम होते हैं, एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। तो काफी क्वेश्चंस में आप देखते हैं सीजीएस का यूज करते रहते हैं हम लोग, लेकिन बहुत ज्यादा अभी पेपर में यूज नहीं किया जा रहा है। बट आप सीजीएस सिस्टम को कभी इग्नोर मत करो, उसे आप ध्यान रखो, वो एटिटिस पूछा जा सकता है या कहीं यूज कराया जा सकता है। तो ये यूनिट है सीजीएस में, पॉइस जो रहता है इसको पी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन की जगह डाइन हो जाएगा। ठीक है, डाइन मतलब डायन नहीं, ठीक है, तो डाइन हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकेंड टू द पावर माइनस वन। तो ये यहाँ पर पूरा जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइस। ठीक है, और ये रिलेशन लिख दिया गया दोनों के बीच का। तो ये थोड़ा सा जो यूनिट वगैरह है इनको आप ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे जो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वगैरह है इनका यूनिट डायमेंशन ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे ये तो हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो हम लोग अब देखने जा रहे हैं यहाँ पर, स्टोक्स लॉ एंड द टर्मिनल वेलोसिटी। और यहाँ पर इसी के बेसिस पर जो हम लोग यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो इसमें दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये फार्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा और साथ में इसका डेरिवेशन भी तुम्हें याद रखना होगा। कि डेरिवेशन याद रखने का मतलब है डेरिवेशन कैसे किया गया, ठीक है, तो उसे याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जो डेरिवेशन पर बेस्ड होंगे। तो इसीलिए मैंने इसका डेरिवेशन कराया। हमने आपको पहले भी कहा जहां भी डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस हमको लगती है वहां पर हम डेरिवेशन आपको करा देते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए आपको डेरिवेशन ये कराया जा रहा है। और इसको आप इग्नोर नहीं करें कि फॉर्मूला याद कर लिए भूल गए, क्योंकि AIEEE में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने वो क्वेश्चन क्लास में कराया भी था, और बिल्कुल वैसे ही, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल अलग था, लेकिन जैसे जो AIEEE का क्वेश्चन था वो इस पर था, लेकिन उसमें इस फार्मूले का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। फार्मूला आप नहीं, फार्मूला यूज ही नहीं कर सकते थे कि उसने कुछ अलग ही दे रखा था, तो डेरिवेशन से ही उसके फॉर्मूले को निकालना था। वैसा ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके यहाँ भी एक बनाकर दिया गया था, तो हमने दोनों क्वेश्चन डाल रखे हैं, दोनों क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। According to Stokes' law, viscous force opposing the motion of a sphere moving with velocity v in a fluid is. इन्होंने एक फार्मूला यहाँ पर दिया था कि अगर कोई यहाँ पर जो है एक स्फेयर है छोटा सा, वो मूव कर रहा है किसी विस्कस मीडियम में,
तो उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगता है जो कि उसके मोशन का अपोज कर रहा है, मोशन मतलब वही समझना, रिलेटिव मोशन, ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, F = 6 पाई ईटा RV के बराबर, ठीक है, 6 पाई ईटा RV। तो ये फार्मूला हम लोगों को याद रखना है, ये फोर्स का फॉर्मूला है जो विस्कस फोर्स लगेगा। अगर कोई स्मॉल स्फीयर है, मान लीजिए कोई विस्कस मीडियम है, इसके अंदर उसको डाल दिया गया, अब वो नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे मूव करते हुए, ये कोई मीडियम है, कैसा भी फ्लूइड है यहाँ पर, तो इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगेगा तो वो विस्कस फोर्स होगा 6 पाई ईटा RV। ईटा जहां पर जो इसके अंदर लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा, R क्या है यहाँ पर, इस स्फीयर की रेडियस हो गई, और V क्या है, वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब जरा देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। तो ये तो विस्कस फोर्स हो गया, अब टर्मिनल वेलोसिटी की हम लोग बात करते हैं। यहां पर पहले इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ो। इफ अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r is dropped in a viscous fluid, it is first accelerated and then its acceleration becomes 0। मतलब अगर कोई विस्कस मीडियम है, उसमें अगर हम r रेडियस के एक स्फीयर को ड्रॉप कर दें, तो उसने क्या कहा, पहले वो एक्सेलरेट करेगा एंड देन इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0, और फिर कुछ समय के बाद उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, एंड इट अटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी खत्म हो गया, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी VT, उसी को हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब जरा यहां समझें कि क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई जब हमने डाला स्फीयर को विस्कस मीडियम में, तो पहले तो वो एक्सेलरेट किया और फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई कुछ समय के बाद, और फिर वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। क्यों ऐसा हो रहा है देखते हैं। यहां पर पहले आप समझ लो इस चीज को, जैसे आप यहां पर देखो कि मान लेते हैं यहां पर कोई फ्लूइड इस तरीके से है, हम पहले जो समझा रहे हैं वही उधर लिखा गया, तो यहीं पर हम डेरिवेशन आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई फ्लूइड है यहां पर, अब इसमें हमने डाला एक स्फीयर, तो स्फीयर मान लिया अभी इसके अंदर मूव करेगा, तो मान लिया वो इस पोजीशन पर है, ठीक है। अब इस पोजीशन पर यहां पर उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे ये हमें देखना है। तो सबसे पहले इसमें वेट तो रहना ही रहना है, यानी कि mg। तो एक तो इसका डाउनवर्ड वेट यहां पर आ जाएगा mg के बराबर, ठीक है। और दूसरा, इसके ऊपर अगर कोई भी बॉडी किसी मीडियम में डाली जाती है तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावन बल। तो अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, अगर इसकी डेंसिटी यहां पर रो है और ये जो यहां पर स्फीयर है इसका वॉल्यूम यहां पर v है, तो अपथ्रस्ट फोर्स, या जिसको हम थ्रस्ट भी सिर्फ लिख देते हैं कई जगह पर, जैसे यहाँ TH ही लिखा गया है, तो ये जो थ्रस्ट फोर्स है TH, ये कितना होगा, क्या होता है थ्रस्ट, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक 7th 8th में पढ़ाया गया। वीरो जी कुछ लोगों को याद है, बाकी को याद नहीं। हाँ सही है, तुमको पिछले टर्म का नहीं याद होगा, हम 7th 8th की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो थ्रस्ट फोर्स है, ये तो यार बहुत आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बताया जाता है ना, V रो G, ठीक है। हम आपको पहले बता चुके हैं, ये V रो G का यूज करा चुके हैं आपको। तो ये यहाँ पर थ्रस्ट होता है तो यहाँ पर लगेगा डाउनवर्ड वेट mg। अब आप सोचो यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर आपसे कहें कि अगर ये बॉल नीचे की तरफ मूव करेगी इस विस्कस मीडियम में, तो क्या मास चेंज होगा या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज, मतलब ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी। अब थ्रस्ट फोर्स में अगर ये बॉल नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, तो यहां पर क्या इस अपथ्रस्ट फोर्स में कोई चेंज आपको दिखेगा, दिखेगा हाँ या ना, नहीं दिखेगा ना, क्योंकि आप देखो वॉल्यूम चेंज नहीं होना जा रहा है, डेंसिटी भी चेंज नहीं होनी और जी भी नहीं चेंज होना, यानी कि दोनों चीजें फिक्स है, ना तो ये चेंज होगा ना ये चेंज होगा। अब बात करते हैं यहां पर कि जब ये मूव करेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी यहां पर रहेगी, तो मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो v के बराबर है इस समय। तो जो ये वेलोसिटी है इसकी वजह से इसके ऊपर एक अपवर्ड विस्कस फोर्स एक्ट करेगा, और वो विस्कस फोर्स कितना होगा, F = 6 पाई ईटा R, ठीक है, 6 पाई ईटा RV। तो ये विस्कस फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा। तो यहां पर जो ये वेलोसिटी है
ये जैसे जैसे नीचे जाएगा, अब जैसे हमने कहा कि हमने इसको डाला तो ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा रहा होगा और ये वाला फोर्स कम, तभी तो मूव करेगा। और ये कह दिया गया है कि ये नीचे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब नेट फोर्स होगा डाउनवर्ड और उसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी आ जाएगी। अब वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे जाएगा वेलोसिटी बढ़ेगी। नॉर्मल ही कोई चीज ऊपर से ऐसे छोड़ दो तो नीचे जाती है, तो ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, तो नेट फोर्स तो डाउनवर्ड ही है ना। यहां पर भी mg की वैल्यू ज्यादा होगी, थ्रस्ट कम होगा, तभी तो नीचे जाएगा, और ये आपसे कह दिया गया है कि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब जब वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट करेगी, वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड है लेकिन ये वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही, ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ने का मतलब विस्कस फोर्स भी इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा, दोनों बढ़ेंगे। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये विस्कस फोर्स बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि ये दोनों मिलकर, यानी कि F प्लस TH दोनों मिलकर इस mg को बैलेंस कर लेंगे। किसके बराबर हो जाएगा? mg। मतलब यही मेन पॉइंट है इतना कि ये जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से विस्कस फोर्स बढ़ेगा, विस्कस फोर्स और थ्रस्ट मिलकर ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? mg के बराबर। अब जब ये दोनों बराबर हो गए तो क्या हुआ? एक्सेलरेशन जीरो हो गया, क्योंकि नेट फोर्स जीरो। जब दोनों अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स बराबर तो नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब यहां पर क्या हुआ? वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को नाम क्या दिया जाता है? टर्मिनल वेलोसिटी। बात समझ में आ गई ना कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है और टर्मिनल वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? क्लियर हो गया ना? तो वही पॉइंट यहां लिखा गया था इस सेंटेंस में। आप देखो, अरे भाई इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है, यही पॉइंट यहां पर लिखा गया था। If a spherical body of radius r is dropped in a viscous fluid, it is first accelerated, पहले एक्सेलरेट करती है, then its acceleration becomes zero, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो जाता है, and it attains a constant velocity, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, and this is called terminal velocity vt। ठीक है, तो बस डेरिवेशन का यही प्रोसीजर है जो हमें यहाँ पर फॉलो करना होता है। तो कई बार जैसे क्वेश्चन में होता है कि जो है वही आपको करना है, जो होता है एक्चुअल में, जैसे F6 पाई ईटा RV होता है तो है, लेकिन कई बार ये होता है ना इसमें से कुछ चीजें बदल दी जाती हैं कि ये ऐसा है, या डेंसिटी की वैल्यू दे दी और आपसे पूछ लिया F क्या होगा या कोई भी चीज आपसे टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, तो फिर आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, वहां पर डेराइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर पहले हम लोग मेन डेरिवेशन जो है देख लें। अब देखो सब कुछ वही है, यहाँ पर अगर डायग्राम में देखें तो वही सारी चीजें जो पीछे लिखी गई हैं उसी को लिख दिया गया यहाँ पर। ये विस्कस मीडियम हो गया जिसकी डेंसिटी रो है, ये नीचे की तरफ बॉल जा रही है और ये नीचे की तरफ जाएगी तो इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स एक्ट करेगा 6 पाई ईटा आर वीटी, ठीक है। ये वीटी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। और यहां पर जो डाउनवर्ड है वो इसका वेट है W=mg, और m मास को हम लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम या वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इसका, अगर इसकी रेडियस को मान लिया जाए r, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम हो गया 4/3, mg की वैल्यू हो गई यहाँ पर, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना? ऐसे ही अगर हम अपवर्ड थ्रस्ट देखें तो थ्रस्ट क्या होता है? v rho g। तो v वॉल्यूम कितना, क्योंकि यहाँ पर जो बॉल होगी वो विस्कस मीडियम के अंदर होगी, v rho g जो होता है उसमें वॉल्यूम क्या होता है? v क्या होता है? जो हम लोग अप थ्रस्ट लिखते हैं v rho g, इसमें ये v क्या होता है? तुम्हारा आंसर हमेशा वैसे रहता है। v क्या होता है? वॉल्यूम। थीटा क्या होता है? एंगल। f क्या होता है? फोर्स। सिंबल का मतलब बताते रहते हैं जब तक। वॉल्यूम तो हमें भी पता है, v मतलब वॉल्यूम ही लिखा गया, v मतलब टॉर्क तो लिखा नहीं जाएगा। वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम, वॉल्यूम उतने पार्ट का रखा जाता है जितना लिक्विड के अंदर होता है। मतलब ये होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ये जो यहां पर V लिखा है ये सिर्फ उतने पार्ट का रखते हैं वॉल्यूम जितना लिक्विड के अंदर होता है। मतलब वॉल्यूम ऑफ दैट मच पार्ट विच इज इनसाइड द लिक्विड। तो अगर पूरा है लिक्विड के अंदर तो पूरा रखेंगे वॉल्यूम, आधा है तो आधा वॉल्यूम, 1/4 है तो 1/4। ये हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ेंगे भी। तो यहां पर अगर आप देखें तो जब कोई बॉडी
मूव करते हुए जा रही है फ्लूइड में, तो उसका पूरा वॉल्यूम ही अंदर होगा, पूरी बॉडी अंदर होगी। तो इसलिए यहां जो वॉल्यूम रखेंगे वो पूरी बॉडी का वॉल्यूम रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ डेंसिटी एन, ठीक है, वी रो जी हो गया ना। तो थ्रस्ट हो गया, वेट हो गया, और यहां पर हो गया विस्कस फोर्स। क्या पीछे बताया गया, एफ जब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक समय पर ये और ये दोनों मिलकर किसको बैलेंस करेंगे, mg को। तो देखो यही लिखा गया यहां पर, F प्लस टी एच इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो F इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी एच। एफ हो गया 6 पाई ईटा आर वी टी, डब्ल्यू की वैल्यू जो वहां पर अभी लिखी गई 4/3 पाई आर क्यूब, m यहां पर m का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, और थ्रस्ट क्या हुआ, वॉल्यूम रो जी, वी रो जी, सारी चीजें लिख दी गई। फिर इसमें से 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन लेंगे तो बचेगा d माइनस रो, और g भी बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा, इसमें अगर आप देखो तो एक तो ये पाई हटेगा, ठीक है, और दूसरा अगर हम इसको कैंसिल करें 2 से तो ये 3 आएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इधर 2 से डिवाइड कर दिया, इधर 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 3 आ गया। अब यहाँ से VT देखें तो 2 डिवाइडेड बाई ये 3 नीचे आएगा 9, और एक R भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, तो 2/9 R स्क्वायर, और क्या बचा, d माइनस रो जी, d माइनस रो जी, और ये वाला ईटा आ गया नीचे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला थोड़ा रैंडम वे में है, मतलब ऐसा जैसे कई फॉर्मूले होते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं सिस्टमैटिक। अब जैसे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला था m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3, सब एक ही जैसा था ना, तो हम लोग उसको बड़ी इजीली याद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो 2-3-4 बार लिख के याद करना। तो 2/9 R स्क्वायर, और डेंसिटी बॉल की या जो भी बॉडी है वहां पर, माइनस रो, डेंसिटी किसकी होगी, लिक्विड की, और डिवाइडेड बाय ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड का, और इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फॉर्मूला याद रखेंगे। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें इस पूरे फार्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो अगर आप देखो यहां पर, मान लिया एक दिए गए लिक्विड के लिए, एक दिए गए लिक्विड की अगर हम बात करें, तो यहां पर जो ये और जो डेंसिटी रहेगी जो बॉल की, गिवन बॉल एंड गिवन लिक्विड, तो आप यहां पर अगर देखें तो डी रो ईटा ये सारी चीजें कांस्टेंट होगी ना। जैसे बॉल का मटेरियल आपको दे दिया गया, तो मटेरियल जो भी दिया गया उसका डेंसिटी कांस्टेंट हो गया, जो लिक्विड है वो दे दिया गया, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, ईटा भी कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जी भी कांस्टेंट है। तो कई बार फार्मूला जो क्वेश्चन होता है वो इतने फार्मूले से हो जाता है कि Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो हम अपने दिमाग पे रखेंगे कि जो भी टर्मिनल वेलोसिटी है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको चाहो तो लिख लो वहीं पर नीचे फार्मूले के या साइड में कहीं, Vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो जो इसका डायग्राम है, ये जो ग्राफ है यहाँ पर, तो ये ग्राफ जो है यहाँ पर कोई इक्वेशन वगैरह से हम लोग नहीं समझते हैं, डायरेक्ट जो यहाँ पर रहता है, मतलब जो कॉन्सेप्ट, उसके थ्रू हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर आप देखो ये ग्राफ यहाँ पर मिला हुआ है, ये कोई एक्सपोनेंशियल ग्राफ तो हम लोग बना नहीं रहे थे। तो यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ है। अब देखो यहाँ पर ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया गया है, जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पर समझो आप। जैसे अगर हमने एक मान लिया ऐसे कोई लिक्विड एक ऐसे कोई कॉलम बना लिया गया, और इसके अंदर फ्लूइड ऐसे भर दिया गया, ठीक है, ये विस्कस मीडियम हो गया। अब इसके अंदर हमने एक बॉल को डाल दिया यहाँ पर। अब अगर हम समय के साथ देखें, चाहे डिस्टेंस के साथ, मतलब कितनी डिस्टेंस पर है, कितने समय के बाद है, तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट में क्या समझा कि जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ चलना स्टार्ट करेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी पहले ड्यू टू एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी बढ़ने के बाद फिर क्या होगा, कुछ समय के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप देखो डिस्टेंस के साथ अगर हम ड्रॉ करें तो पहले इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते फिर कांस्टेंट हो गई, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कह दिया गया, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम समय के साथ देखेंगे डिस्टेंस की बजाय, तब भी तो यही होगा कि हमने टाइम देखना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि कुछ समय तक तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट।
तो अगर टाइम और टर्मिनल वेलोसिटी में आपसे पूछे ग्राफ, तब भी वही सेम ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, सेम ग्राफ रहेगा, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी, वही यहाँ पर क्या हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी। बात क्लियर हो गई ना? तो यहाँ पर ये ग्राफ होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया था अभी जस्ट 2023 में या 22-23 में पूछा गया था, ठीक है, किसने पूछा गया था मुझे ध्यान से, तो 23 में शायद पूछा गया था।